चलो, आज का जो टॉपिक है वो अपने लिंग निर्धारण पर ही चल रहा है। तो कीटों में लिंग निर्धारण और मानव में लिंग निर्धारण हो गया था अपना, और ये है सरीसृपों में लिंग निर्धारण। तो सरीसृपों में जो लिंग निर्धारण होता है वो जेड जेड और जेड डब्ल्यू विधि द्वारा होता है। जैसे एक्स एक्स और एक्स वाई गुण द्वारा ह्यूमंस में होता है, वैसे सरीसृपों में कैसे होगा, जेड जेड और जेड डब्ल्यू द्वारा होता है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो नर है वो समयुग्मजी होगा। जैसे ह्यूमन के अंदर जो नर है वो विषमयुग्मजी में आता है ना, एक्स वाई, और जो मादा का है जो गैमेट्स है वो समयुग्मजी होता है। इसमें यहाँ पर ये समयुग्मजी नर होगा और विषमयुग्मजी मादा होगी। अगर इनका क्रॉस होता है, अगर इनके युग्मक बनेंगे, तो युग्मक अगर आप बनाते हो तो ये तो दो युग्मक इससे बन गए और दो युग्मक इससे बन गए। जब इनका क्रॉस होता है तो आप खुद ही भी बता सकते हो। इसको एक बार इससे करवाया जेड जेड, इससे इससे करवा लिया, फिर इसको इससे करवा लिया जेड डब्ल्यू जेड जेड, और आधी संतति मेल में आएगी और आधी संतति फीमेल में आ जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है। ये कीटों में लिंग निर्धारण की प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? कीटों में लिंग निर्धारण, सरीसृपों में लिंग निर्धारण की। कीटों वाला अपना हो गया था। कीटों में जो होता है वो एक्स एक्स और एक्स और एक्स ओ विधि द्वारा होता है, और सरीसृपों में लिंग निर्धारण जेड जेड और जेड डब्ल्यू विधि द्वारा होता है। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, कौन सा दे रखा है इसमें? हाँ, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण है। किसमें है? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो मधुमक्खी के अंदर जो लिंग निर्धारण की अगर हम बात करते हैं तो देखो इस प्रकार से होता है। मधुमक्खी में जो लिंग निर्धारण है वो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम द्वारा होता है। यानी हैप्लॉइड यानी अगुणित और डिप्लॉइड यानी द्विगुणित। अगुणित और द्विगुणित लिंग निर्धारण विधि द्वारा होता है। कुछ इस प्रकार से होता है, जो फीमेल होती है मधुमक्खी के अंदर, जो फीमेल होती है वो डिप्लॉइड कंडीशन में होती है। उसके गुणसूत्रों की अगर हम बात करें तो इसके पास गुणसूत्रों का पूरा सेट होता है और 32 गुणसूत्र उसके पास प्रेजेंट रहते हैं। सेल की अगर हम बात करें, और मेल की सेल की अगर हम बात करें तो हेप्लॉइड सेल में आता है, और इसके पास कितने गुणसूत्र होते हैं? 16 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसके पास डिप्लॉइड कंडीशन है और इसके पास हैप्लॉइड कंडीशन है। अब देखो क्या हुआ, यहां पे देखो ये लिख रखा माइटोसिस। अगर हैप्लॉइड, अगर पहले से आधे गुणसूत्र हैं और उनमें अगर हम अर्धसूत्री विभाजन करवाते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, तो उनमें कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप आगे के जो गुणसूत्र बनते हैं वो भी कितने बने? 16 के 16 ही रहे, बराबर ही रहे, गुणसूत्र आधे नहीं हुए। और ये भी कौन सी कंडीशन आ गई? हैप्लॉइड कंडीशन। लेकिन यहाँ पे देखो मियोसिस होता है। कौन सा होता है? और मियोसिस के अंदर हैप्लॉइड और हैप्लॉइड दो जगह बन गए, 16 गुणसूत्र और 16 गुणसूत्र दो जगह बन गए। अगर ये 16 गुणसूत्र, इसके कोई भी 16 गुणसूत्र इसके मेल के 16 गुणसूत्रों के साथ यानी हैप्लॉइड कंडीशन के साथ यदि फ्यूज होते हैं तो एन एन क्या हो गया? 2n, और 2n की कंडीशन में वापस क्या बन गई? फीमेल। क्या बन गई? और जो बच गए हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन वापस से मेल बना लेंगे। विदाउट फर्टिलाइजेशन ये एक पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, असंग जनन, जिसने आपने थोड़ा सा 2 के चैप्टर में इसका डिटेल था। ये पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी बिना निषेचन के जीव निर्माण की प्रक्रिया। तो मधुमक्खी में बिना निषेचन के जीव निर्माण की प्रक्रिया हो जाती है। उसके आधे गुणसूत्र होते हैं वो ही चेंज होकर वापस से नर बना लेंगे। तो ये जो आधे गुणसूत्र हैं वापस से क्या बना रहे हैं? मेल। क्या बना रहे हैं? मेल। और ये क्या बन गई? फीमेल। इसके पास कितने गुणसूत्र और इसके पास कितने?
ये वापस से 8 सूत्र विभाजन कर देगा 16 गुणसूत्र 16 गुणसूत्र, इसके जो मिल जाते हैं वापस से क्या बना लेंगे 32 गुणसूत्र, इसके वापस से क्या बन जाएंगे मेल, क्या बन जाएंगे ये वापस से डिवाइड होकर 16 गुणसूत्र 16 गुणसूत्र, इसके साथ मिलके ये कंडीशन इनमें चलती रहेगी। यानी यहां पर अगर देखा जाए तो जो मधुमक्खी के अंदर एक सामाजिक प्राणी होती है मधुमक्खी, उसमें रानी मक्खी अलग होती है, इसके अलावा सारे उसके पास नर होते हैं ना नर, जो श्रमिक होते हैं, ठीक है। तो ये बंदे होते हैं, बंदे वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई आगे की सिर्फ वो पार्थिनो अनिषेक जनन के द्वारा ही क्या बनाते हैं नया जीव बनाते हैं, खुद निषेचन करने की उनके पास कोई प्रक्रिया नहीं होती। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ज़्यादा डीपली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो सिंपल सा सिस्टम लिखा हो उसको याद कर लो। फीमेल के लिए आप कितने लगाओगे 32 गुणसूत्र, और मेल के लिए कितना दिखाओगे 16 गुणसूत्र। हाँ ऐसा ही होता है, इनके अंदर होता ही ऐसा। समझ में आ गई बात, अपने अपनी तरफ से कोई चेंज वेंज नहीं कर सकते। ये जो 16 गुणसूत्र बचते हैं इसमें फिर नर आएंगे कहां से ऐसे, तो अगर नर बंदे है, समझने की कोशिश करो, नर यदि जनन नहीं कर सकता, नर बंदे है, तो उसके पास आएंगे कहां से 32 गुणसूत्र पे फीमेल बनेगी, अगर 16 गुणसूत्र रहेंगे तो मेल रहेगा, ठीक है। तो वापस से यही कंडीशन बनती है, और इस प्रकार से ये जो कंडीशन है विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है। कैसे होती है, तो इस प्रकार से इनमें लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। देखो इसको वापस समझो, फीमेल जो है उसके पास 32 गुणसूत्र, और ये हैप्लॉइड कंडीशन में आ गए, यानी आधे गुणसूत्र ये अपने दे रहा है और आधे गुणसूत्र ये अपने दे रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर जो नर है वो आधे गुणसूत्र अपने दे देता और आधे गुणसूत्र अपने दे देता। अब इसमें दो कंडीशन होती है, यहाँ पे जो नर है ना, नर निषेचन के द्वारा भी बन रहा है और अनिषेक जनन के द्वारा भी बन रहा है, ये बात आप ध्यान नोटिस करो, निषेचन के द्वारा भी बनता है और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो नर अपने आधे युग्मक दे रहा है, निषेचन कर रहा है, और ये अपने आधे युग्मक दे रहा है, तो निषेचन की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन 32 गुणसूत्र आते हैं तो क्या बनती है, फीमेल बनती है, क्या बनती है। और यहाँ पर जब वो वापस से आधे गुणसूत्र में रह जाता है, तो अगर उसको कोई कंडीशन नहीं मिल रही है, जैसे 16 गुणसूत्र इधर काम आ गए, 16 इधर आ गए, अब इसके जो आधे गुणसूत्र वो किसी कंडीशन में काम नहीं आ रहे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन खुद ब खुद वापस से क्या बना लेंगे, मेल बना लेंगे। तो ये आपकी थोड़ी सी कंडीशन रहेगी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आपको ये जो चार्ट है ये आपको बुक में दे रखा होगा, ठीक है, और बुक में नहीं दे रखा है तो आप चाहे नोट कर लेना, और बाकी आगे का टॉपिक देखते हैं। हटा दो इसको। नेक्स्ट क्या है अपना टॉपिक, अच्छा उत्परिवर्तन है, ठीक है। देखो अगला टॉपिक है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। क्या है, म्यूटेशन, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, म्यूटेशन की, उत्परिवर्तन की, ठीक है। तो इसकी सीधी सी बात याद रखो आप, सडन चेंज इन क्रोमोजोमल मटेरियल, गुणसूत्रों में होने वाला अचानक होने वाला अस्थायी परिवर्तन, गुणसूत्रों में अचानक होने वाला परिवर्तन जो अस्थायी रहे, गुणसूत्रों में
अचानक होने वाला परिवर्तन, अस्थायी भी लिख सकते हो आप। सडन चेंज इन क्रोमोसोमल मटेरियल, गुणसूत्रों में होने वाला, गुणसूत्रों में अचानक होने वाला परिवर्तन, सडन चेंज हो क्रोमोसोम के अंदर, उसको आप उत्परिवर्तन कहते हो। उत्परिवर्तन की खोज हुगो डिब्रीज ने की थी। किसने की थी? और प्रिमरोज पादप से की थी। कौन से पादप से? ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उत्परिवर्तन की एक इकाई को म्यूटान कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी याद रखना आप। एक यूनिट है, उत्परिवर्तन की एक इकाई को क्या कहा जाता है? म्यूटान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूटान कहा जाता है। तो ये बात भी आप याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, अब उत्परिवर्तन जो है वो प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं। ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। प्राकृतिक जैसे प्रकृति ने ही कुछ ऐसा बना दिया हो कि जो जीव पैदा हुआ है उसके अंदर कुछ डिफरेंट कैरेक्टर हैं, ऐसे कैरेक्टर हैं जो उसके माता पिता में नहीं है, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर है। हो सकता है उसका उत्परिवर्तन इतना खतरनाक है कि वो जीव जीवित ही नहीं रहे, कुछ ज्यादा उत्परिवर्तन हो गया तो मर ही गया वो, ठीक है। हो सके कि उसका उत्परिवर्तन ऐसा हो कि वो स्टेबल हो जाए, प्रकृति के अंदर स्टेबल भी हो सकता है और मर भी सकता है। तो ये उत्परिवर्तन की बात है। तो एक तो उत्परिवर्तन जन्मजात होता है, एक उत्परिवर्तन कैसा होता है? जन्मजात होता है। इसके आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो। मैं एक रियल लाइफ के उदाहरण बताता हूँ आपको। वैसे बुक से हट के अगर रियल लाइफ के देखें तो आपने देखो, मान लो कहीं पे ये नहीं सुना क्या आपने कि महामानव नाम सुना हो तो कहीं पे महामानव की खोज, तो कभी नेट पे सर्च करके देखना। इसके अंदर कुछ ऐसे दिखाते हैं, कुछ यूनिक पर्सन होते हैं और जो हैं वास्तव में, ठीक है। तो इनके पास कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है जो अपने पास नहीं है। एक तो ऐसे शायद वो इंडिया में होगा जिसको करंट नहीं लगता है, करंट उस पे जितना भी डाला जाए उसको करंट नहीं लगता है ना, उसको करंट नहीं लगता है। तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई म्यूटेशन हुआ है जिसके कारण वो इस तरीके का बन गया। तो म्यूटेशन खतरनाक भी हो सकता है और म्यूटेशन कम भी हो सकता है। ज्यादा खतरनाक हो जाए तो हो सकता है आदमी मरी जाए, ठीक है। एक कृत्रिम म्यूटेशन, एक कृत्रिम म्यूटेशन। तो देखो इसका मैं एक अच्छा उदाहरण देता हूं आपको। ये जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो जापान देश था उसके दो शहरों नागासाकी और परमाणु एटम डाले थे ना अमेरिका ने, लेकिन उसके रसायन इतने खतरनाक थे कि आज भी वहां पर जो जनरेशन होती है विकलांग होती है, सही तरीके से नहीं होती। तो ये कृत्रिम हो गया, कृत्रिम रूप से ऐसी चीज दी गई कि वो डीएनए में जाके एंटर हो गई और डीएनए ही खराब कर दिया उसने कृत्रिम रूप से। जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो नशा करती है कोई भयंकर वाला, तो उसका जो मतलब डिलीवरी के बाद में जो बच्चा जन्म लेगा तो हो सकता है कि उसमें उत्परिवर्तन कुछ ना कुछ हो, उसके डीएनए में भी कुछ ना कुछ चेंज आ जाए, उसके लक्षण बदल जाएं, ठीक है। तो ये उत्परिवर्तन आपके प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, उत्परिवर्तन हमारे क्या काम आते हैं? अगर उत्परिवर्तन का देखा जाए तो अगर उत्परिवर्तन नहीं होगा तो नई जाति बनेगी ही नहीं। उत्परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उत्परिवर्तन होगा तब ही विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी और विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी तो नई जातियां बनेंगी, विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी तो नई जातियां बनेंगी, ठीक है। जैसे आप किसी में भी देख लो, फ्लावर की स्पीसीज है तो फ्लावर की स्पीसीज, जैसे
मान लो रोज फ्लावर है, तो इसका जो नेचुरल कलर होता है उसके अलावा भी बहुत सारे रोज बना लिए गए हैं। और आपने जो जेनेटिक जीएमओ अगर वाला चैप्टर पढ़ोगे, जेनेटिक से रिलेटेड है, वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो बहुत सारी ऐसी किस्में बनाई गई है, चावल की किस्में बनाई गई है जिनकी पैदावार अच्छी है, जिनमें प्रोटीन की क्षमता अधिक होती है। अगर ऐसा देखा जाए तो कोई दो चीज़ों को मिलाकर कोई नई चीज़ बनाई जा रही है ना, तो बिल्कुल अगर ये हो रहा है तो उत्परिवर्तन करवाया जा रहा है और उत्परिवर्तन से नई जाति उत्पन्न हो रही है। जैसे ये मान लो डीएनए क्या है, और इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग कुछ ऐसे है, ए से मान लो टी जुड़ता है और सी से जी। जी, तो ये तो इसकी नेचुरल प्रोसेस है, ऐसे ही जुड़ना चाहिए, एडेनिन से थाइमिन और साइटोसिन से गुआनिन। तो ये जो लाइनें हैं दिखा रखी हैं वो एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग है, ये लाइन ही ये है, मतलब इस लाइन का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। तो ये सीधे भी आ सकते हैं या उल्टे क्रम में भी आ सकते हैं। अब मैं बहुत शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ, वैसे चैप्टर के अंदर आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना है, जो आगे आपका 6 का जो चैप्टर रहेगा। अगर यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए रेप्लिकेशन से डीएनए की दोनों लड़ियां अलग अलग हो गई, डीएनए की दोनों लड़ियां अलग अलग हो गई, और डीएनए की दोनों लड़ियां जब अलग अलग हो जाती हैं और वापस से प्रोटीन संश्लेषण के दौरान सूचनाएं जब इनके पास आती है और ये पूरी बनने की तैयारी में रहती है, तो जरूरी नहीं है ना कि ए के साथ वहां पर टी ही जुड़े, अब ए के साथ वहां पर जी भी जुड़ सकता है। अगर जी जुड़ गया तो ये हो गया म्यूटेशन, क्या हो गया, और ये म्यूटेशन हो गया तो इससे क्या बन जाएगी, विभिन्नता उत्पन्न आएगी, विभिन्नता होगी तो नई जाति बन सकती है। तो म्यूटेशन हमारे इस प्रकार से काम आते हैं, म्यूटेशन अच्छे भी हो सकते हैं और म्यूटेशन बेकार भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर कौन से म्यूटेशन आपके दो ही दे रखे हैं, एक तो है बिंदु उत्परिवर्तन और एक है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। एक तो कौन सा है, और एक फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। तो बिंदु उत्परिवर्तन की अगर हम बात करें तो किसी जीव के डीएनए के अंदर, किसी जीव के डीएनए के अंदर एकल नाइट्रोजनी क्षारक, एकल जैसे ए टी सी जी है, इसमें एकल नाइट्रोजनी क्षारक का प्रतिस्थापन, विलोपन या निवेशन होता है, या तो वो हट गया या उसकी जगह कोई दूसरा आ गया। अगर ऐसा होता है, हटना और या फिर उसकी जगह दूसरा आना, दोनों ही कंडीशन में यहां पर क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा। और ये एक पॉइंट के चेंज होने से ही हुआ है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड, एक ही क्षारक के चेंज होने से हुआ, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन, यानी बिंदु उत्परिवर्तन, क्या कहेंगे। और फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन की अगर हम बात की जाए तो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग है, न्यूक्लियोटाइड युग्म है, एक पूरा युग्म है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, जैसे उसके हट जाने से, प्रतिस्थापन, विलोपन या निवेशन से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन बनता है। दोनों ही कंडीशन में उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन बहुत सारे हैं लेकिन आपके सिलेबस के अंदर ये दो ही दे रखे हैं, कौन कौन से, बिंदु उत्परिवर्तन और फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। इसका एक उदाहरण भी दे रखा है, आपसे पूछ भी सकते हैं कि बिंदु उत्परिवर्तन कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है सिकल सेल एनीमिया। कहाँ होता है, सिकल सेल एनीमिया नामक रोग में। कौन से रोग में, सिकल सेल एनीमिया नामक रोग में। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। म्यूटेशन की एक इकाई को म्यूटान कहते हैं। सडन चेंज इन क्रोमोजोमल मटेरियल, गुणसूत्रों में होने वाला अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। इसकी खोज किसने की थी, हुगो डी व्रीज ने। कौन से प्लांट से, प्रिमरोज पादप से। किससे, म्यूटेशन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और
कृत्रिम भी। इसके मैंने अलग उदाहरण देके बताए आपसे कि बुक से हटके कुछ अलग उदाहरण दिए मैंने, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मैंने एक समझाने का तरीका निकाला है आपके यहाँ पर कि ये डीएनए है, जब रेप्लिकेट होता है तो जब दूसरी लड़ी इसके साथ मिलती है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग की, तो जरूरी तो नहीं है कि वो सारी चीजें सेम एकदम बढ़िया मैनर में लग जाएं, तो कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। और ऐसा किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आधे गुणसूत्र किसके आते हैं? शुक्राणु के, और आधे, जब दोनों आगे मिलते हैं तो बिल्कुल नई चीज बन सकती है। नया कुछ आया है तो नया बन भी सकता है, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। बाहर से कुछ नहीं आता लैंगिक जनन में, जो है वो उसी के पास रहता है और टूट के नया बन जाता है। समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन से जनन के अंदर उत्परिवर्तन होता है, लैंगिक जनन में उत्परिवर्तन, अलैंगिक जनन में क्यों नहीं होता, तो उसका कारण बता देना कि बाहर से कोई नई चीज आ ही नहीं रही, तो उत्परिवर्तन होने की तो कोई चांस ही नहीं है। उत्परिवर्तन तो तभी होगा ना, कोई चीज चेंज कब होगी? जब आप नहीं लाके उसमें डालोगे। तो कुछ ऐसा ही है, ठीक है। उत्परिवर्तन जातियों के लिए अच्छा भी है और बुरा भी हो सकता है, इससे जातियों का निर्माण भी होता है, तो ये बात आप बता दोगे। फिर आपके सिलेबस में दो परिवर्तन दे रखे हैं, एक तो बिंदु उत्परिवर्तन और एक फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन का आपसे उदाहरण पूछ सकते हैं, कौन सा? सिकल सेल एनीमिया, शॉर्ट में सिकल सेल एनीमिया, SCA बोल दो आप उसको शॉर्ट में। क्या बोल दो? SCA, ठीक है। तो ये आपकी बातें यहाँ पर कंप्लीट होती हैं, ठीक है। तो अब मेंडलीय विकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेंडलीय विकार हीमोफीलिया है, वर्णांता है, सिकल सेल एनीमिया है, ये कुछ दे रखी है आपको यहाँ पर। तो आप एक दो को समझ लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस का हम अलग से एक टॉपिक, अलग से क्लास लेंगे, उसमें थोड़ी डिटेल से चलेगी। पेडिग्री एनालिसिस में वंशावली विश्लेषण एक टॉपिक मैंने बीच में से छोड़ दिया है, उसकी अलग से क्लास लूँगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा उसका, ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस का, ठीक है। और समझने की बात है, कुछ अलग से समझेंगे उसमें। तो अगर हम देखें यहाँ पर मेंडलीय विकार, तो इसमें इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले दो डिजीज और पढ़ते हैं, एक बार इसको बाद में देखते हैं। एक तो अपना है हीमोफीलिया और एक है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये दो डिजीज हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, हीमोफीलिया और वर्णांधता दोनों ही लिंग संलग्न रोग हैं। पहली बात, कैसे रोग हैं? लिंग संलग्न रोग हैं। लिंग संलग्न अप्रभावी जीन के कारण होते हैं, यानी इनका जो जीन है वो अप्रभावी रूप से रहता है और लिंग गुणसूत्रों पर ही रहेगा, कायिक गुणसूत्रों पर नहीं रहता। समझ में आ गई बात? वापस से सुन लो, इनका जो जीन है इन रोग को
जिस जीन के कारण ये रोग होते हैं उनका ये जो जीन है वो लिंग गुणसूत्रों पर ही रहता है, काय गुणसूत्रों पर नहीं रहता। समझ में आ गई बात? समझ में आई बात? कहाँ रहता है? गाय काय गुणसूत्रों पर ये नहीं पाया जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? लिंग संलग्न रोग। तो लिंग संलग्न अप्रभावी जीन के कारण होता है। अगर हीमोफीलिया की बात करें तो होता क्या है हीमोफीलिया के अंदर? हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है भाई। और ये रोग जो है कहां से चला आ रहा है? कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है ये रोग, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। और इसकी जो हिस्ट्री अगर हम देखें तो वो है महारानी विक्टोरिया के खानदान से। कहां से? महारानी विक्टोरिया के खानदान से चला हुआ आ रहा है। इस रोग के अंदर क्या होता है? इस रोग के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। तो थोड़ी सी चोट लगने पर रक्त स्त्राव के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगर टाइम पर उसको एंटीकोगुलेंट दवाइयां नहीं दी गई है तो हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है। दूसरी बात ये ठीक है, अब ये लड़कियों में होगा या लड़कों में होगा? ये पुरुषों में ही होता है, यानी लड़कों में ही होता है। लड़कियां बस इस रोग की वाहक होती हैं, यानी रोग फैला सकती हैं, बाकी रोगग्रस्त नहीं होती हैं खुद। ठीक है। कुछ उसका रीजन है, सुन लो उसका भी। इसका जो गुणसूत्र है, ओ सॉरी, इसका जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर बैठता है। ये एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एच से हीमोफीलिया किस पे बैठता है? एक्स गुणसूत्र पर ही रहता है। ठीक, किस पे रहता है? और फीमेल के पास 2 एक्स गुणसूत्र रहते हैं और मेल के पास 1 एक्स गुणसूत्र रहता है। अगर उस पे आ गया तो उसके पास कोई कंडीशन नहीं है, वो तो रोगग्रस्त हो ही गया, उसके ऊपर आ गया। इसके पास आ गया तो अभी एक कंडीशन बची है कि इसका 1 एक्स तो फ्री है ना, इसलिए इसको रोग नहीं होता। तो ये इस रोग को ट्रांसफर जरूर कर सकती है, बाकी रोगग्रस्त नहीं होगी। ये तो रोगग्रस्त कब होगी? जब दोनों इसके ऊपर, अगर ऐसी कंडीशन में अगर फीमेल अगर रोगग्रस्त हो जाती है तो वो अपने मासिक धर्म के दौरान ही मर जाएगी, पहली मासिक धर्म के दौरान ही मर जाएगी वो। उसके ऐसा कोई चांस नहीं 12-13 साल की एज में वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान रक्त स्त्राव होता है और उस टाइम पे रक्त स्त्राव रुकेगा नहीं और मर जाएगी। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इसका जो जीन है वो कौन से गुणसूत्र पर रहता है? लिंग संलग्न रोग। तो ये लिंग गुणसूत्र है कि नहीं है? इनके साथ इसका क्या रहता है? जीन रहता है। ठीक है, रहता है ना। पुरुष के पास एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, पुरुष के पास एक ही एक्स गुणसूत्र होता है और फीमेल के पास 2 एक्स। तो दोनों एक्स गुणसूत्र में एक फ्री रहता है ना, तो वो रोग को ट्रांसफर कर सकती है जब नई गैमेट्स बनेंगी तो ऐसे। और इसके पास एक ही होता है तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये रोगग्रस्त हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस प्रकार का रोग है, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है और इस रोग के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या होता है? नहीं बनता है। ठीक है। और ये अप्रभावी लिंग संलग्न रोग के कारण होता है, यानी इसका जो जीन होता है वो एक अप्रभावी रूप से रहता है और किसके ऊपर रहता है? एक्स गुणसूत्र पर रहता है। किस पे रहता है? तो पुरुषों के पास तो केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, तो वो तो रोगग्रस्त बिल्कुल डेफिनेट हो जाएंगे, जिनमें रोग हो जाएगा। और महिलाओं के पास 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, इसलिए वो वाहक रहती हैं। तो आपको ये चीज भी बतानी है कि महिलाएं रोग की वाहक रहती हैं। अगर इसके दोनों एक्स गुणसूत्रों पर ये जीन आ जाए
तो वो मासिक धर्म के दौरान ही मृत्यु हो जाएगी उनकी। ठीक है। दूसरी बात करें वर्णांधता की, किसकी बात करें? वर्णांधता एक ऐसा रोग है जो आपको, वैसे तो आपको कोई हार्मफुल नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन इसमें रेड और ग्रीन कलर में पहचान करने में दिक्कत रहते हैं, लाल और हरे रंग को पहचान करने में असमर्थ रहते हैं इस रोग के रोगी। और ये रोग भी ट्रांसफर होता है, ये भी एक जेनेटिक रोग है, सेम ऐसा का ऐसा ही है, बस आपको कुछ नहीं करना। ये भी लिंग संलग्न रोग है। इसका जो जीन है वो सी से आप रिप्रेजेंट कर दो, कलर ब्लाइंडनेस, ये एक्स गुणसूत्र पे रहता है। महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं और पुरुष इससे रोगग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि पुरुषों के अंदर केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो ये आपके दो रोग हो गए। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया की। किसकी बात करेंगे? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्ता, हिंदी में भी कहते हैं इसको दात्र कोशिका अरक्ता, सिकल सेल एनीमिया। ये जो रोग है ये एक तरीके से बहुत खतरनाक रोग है। ठीक है, इस रोग के पहले तो आप लक्षण सुन लो, इस रोग में होता क्या है। इस रोग के अंदर आरबीसी जो होती है ना अपनी, वो कम नहीं होती है। आरबीसी जो होती हैं, आरबीसी की जो शेप होती है वो राउंड शेप होती है, और ये विकृत हो जाती हैं, और ये विकृत होकर ये ऐसे हसियाकार हो जाएंगे ऐसे। देखो ये दिखा रखी, ये सामान्य कंडीशन, ये आरबीसी की रोग वाली कंडीशन। इसमें देखो सेल ऐसे मुड़ गई हैं सारी आरबीसी सेल। ठीक है, अगर ऐसे सेल मुड़ जाती है तो आरबीसी का मुख्य काम जानते हो आप, डब्ल्यूबीसी जैसे इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वैसे आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी का काम होता है O2 का वहन करना। क्या काम होता है ना? तो ये O2 को अपने साथ पकड़ती है और उसको आगे ब्लड के साथ बॉडी के प्रत्येक अंग तक लेकर जाती है। लेकिन आप देखो इस चीज को, एक तो कोई चीज गोल थी और फिर उसको दबा के पिचका के कमजोर कर दिया गया, तो अब जितनी O2 उसमें आनी चाहिए थी उतनी नहीं आएगी, कम आएगी। ऐसी कंडीशन में O2 की वहन क्षमता कम हो जाती है, और O2 की वहन क्षमता कम हो जाती है और हमारे शरीर को प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है सही तरीके से, तो अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो क्या होगा? ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं, एक साथ भी फेल हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। किडनी फेल हो सकती है, लीवर फेल हो सकता है अगर ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही है, हार्ट फेल हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन इसके अंदर होती है। अब आपको ये जानना है ये रोग होता कैसे है, जेनेटिकली ये रोग होता कैसे है। तो ये रोग जो है वो एक प्रकार का, ये रोग जो है वो एक प्रकार का ऑटोसोमल अप्रभावी विशेषक है। ऑटोसोमल अप्रभावी विशेषक है, यानी ये अलिंगी गुणसूत्र पर होता है। अलिंगी गुणसूत्र, इसका जो जीन है वो किस पे रहता है? कायिक गुणसूत्र पर। लिंगी यानी दूसरे, इसका गुणसूत्र XX वगैरह पे नहीं रहता, XY पे किसी पे नहीं रहता है। किस पे रहता है? XY को छोड़ दो,
बाकी दूसरे जो गुणसूत्र रहते हैं उन पे रहता है, ये अलिंगी गुणसूत्र पर रहता है ये। तो ये ऑटोसोमल अप्रभावी विशेषक है। क्या है? ऑटोसोमल अप्रभावी विशेषक, यानी एक विशेषता हो गई, एक ऑटोसोमल अप्रभावी विशेषक। ठीक है। अच्छा, ये रोग तभी होता है जब स्त्री और पुरुष दोनों रोग के वाहक है। ये बात भी आपको, दोनों रोग के वाहक होने चाहिए तभी ये रोग होता है, अदरवाइज ये रोग नहीं होगा। तो दोनों रोग के वाहक रहेंगे तो ही होगा ये। ठीक है। और ये जिस जीन के कारण होता है उसके संभावित 3 जीनोटाइप होते हैं, HBA, HBS, HBA और HBS। तो 3 जीनोटाइप कैसे हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है HBA, HBA, एक ये हो सकता है HBA और HBS, और एक ये हो सकता है HBS और SBS। 3 कंडीशन हो सकती है इनसे। अगर ये जीन है तो 3 कंडीशन हो सकती है। केवल इस स्थिति में ये रोग होता है, केवल इस स्थिति में ये रोग होता है। HBS और HBS स्थिति में रोग होता है, यानी समयुग्मजी स्थिति में। इसके लिए ये कब बनेगा भाई? ये कब बनेगा? अगर ये देखा जाए तो अगर इसको हम करके देखें, ये कंडीशन वाहक, मतलब दोनों चीजें आ रही हैं तो वाहक हो रही है, ये अलग है और ये अलग है, ये कंडीशन वाहक की मानी जाएगी। तो इसमें ये मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। ठीक है। तो इस ये अगर कंडीशन आती है तो कुछ नहीं होगा। अगर ये कंडीशन आती है तो भी कुछ नहीं होगा। अगर ये कंडीशन आती है तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन बन जाती है कहीं पर, ये कंडीशन बन जाती है कहीं पर, तो रोगग्रस्त हो जाएगा। अब इसके अंदर देखोगे आप तो 2 तो वाहक हैं, एक रोगग्रस्त है और एक एकदम स्वस्थ है। ये एकदम स्वस्थ है, ये 2 वाहक हो गए और ये रोगग्रस्त हो गया। ठीक है। तो ये तो जीन का वेरिएशन है जो आपको याद रखना है कि इसके जो जीन है उसके 2 अलील है, HBA और HBS। ठीक है। HBA और HBS के संभावित जीनोटाइप 3 हो सकते हैं। ये कंडीशन भी बन सकती है, ये कंडीशन भी। भाई एक यदि मेल के पास ये है, फीमेल के पास ये है, तो दोनों ये कुछ कंडीशन बन सकती है। ये कंडीशन भी बन सकती है और ये कंडीशन भी और ये कंडीशन भी। ठीक है। अगर ये 2 कंडीशन बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कंडीशन बन जाती है तो उसको क्या हो गया? सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है। अब इसके आगे आप पढ़ोगे कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता क्या है, एक्चुअल में सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता क्या है। ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन है उसकी 6वें नंबर की श्रृंखला बीटा श्रृंखला में, उसकी बीटा श्रृंखला में 6वें नंबर पर हीमोग्लोबिन है। बीटा श्रृंखला किसकी बनी होगी? प्रोटीन की बनी होगी। और प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड से बना होता है। तो हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला है, अल्फा नहीं, कौन सी? बीटा। बीटा श्रृंखला में बहुत सारे एमिनो एसिड लगे हुए हैं। अरे बीटा श्रृंखला यदि प्रोटीन की है तो प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो अम्ल से। तो इसमें बहुत सारे क्या लगे हुए हैं? एमिनो अम्ल लगे हुए हैं। लेकिन 6वें नंबर का जो एमिनो अम्ल है, 6वें नंबर का जो एमिनो अम्ल है वो रिप्लेस हो जाता है। 6वें नंबर का जो एमिनो अम्ल है वो इसके अंदर रिप्लेस हो जाता है। देखो यहाँ पे देखो, ये ग्लूटामिक कौन सा है? 6वें नंबर पे कंडीशन एकदम सही है।
ये 6वें नंबर का जो ग्लूटामिक एमिनो एसिड है यानी ये हीमोग्लोबिन की पेप्टाइड श्रृंखला है। हीमोग्लोबिन की क्या है? पेप्टाइड श्रृंखला है, यानी प्रोटीन की श्रृंखला है। इसमें एमिनो एसिड लगे हुए हैं। 6वें नंबर पे क्या है? ग्लूटामिक। क्या बोलोगे? लेकिन आप सारा सेम देखो, यहां पर ग्लूटामिक के स्थान पर वेलिन आ गया। समझ में आ गई बात? इस रोग में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला है उसके बीटा श्रृंखला के अंदर 6वें नंबर का जो एमिनो एसिड है, 6वें नंबर का जो एमिनो एसिड है ग्लूटामिक एमिनो एसिड, वो रिप्लेस हो जाता है किसके जरिए? वेलिन के जरिए। किसके जरिए रिप्लेस हो जाता है? वेलिन के जरिए। ये बात समझ में आ गई? ऐसा कब होता है? जब ये स्थिति बनती है। ये स्थिति जब भी बनी तो देखो नॉर्मल से HBS आ गया। यहां पे नॉर्मल तो HBA था, अब क्या आ गया? वापस से सुन लो, इसमें हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला, कौन सी? के 6वें नंबर का एमिनो एसिड, कौन से नंबर का? 6वें नंबर का एमिनो एसिड जिसका नाम है ग्लूटामिक। क्या नाम है? रिप्लेस हो जाता है यानी हट जाता है और उसकी जगह दूसरा आ जाता है। कौन सा? वेलिन। ये सिस्टम आते ही क्या हो जाएगा? सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। अब ये क्यों आ सकता है ऐसा? कोई जेनेटिक चेंज तो वही होगा, उत्परिवर्तन तो बिल्कुल हुआ। 6वें नंबर पर ग्लूटामिक एमिनो एसिड, 6वें नंबर पर जो ग्लूटामिक एमिनो एसिड है उसको कोड करने वाला जेनेटिक कोड है GAG। कौन सा है? समझ में आ गई बात? कौन सा है? अब इस GAG के स्थान पे GUG आ जाता है। कौन आ जाता है? GUG जैसे ही आता है तो GUG जो जेनेटिक कोड होता है वो वेलिन के लिए होता है और GAG जो जेनेटिक कोड होता है वो ग्लूटामिक एमिनो एसिड के लिए होता है। समझ में आ रही है बात? तो GAG के स्थान पर ए क्या चेंज हुआ इस पूरे में? सिर्फ ए की जगह पे यू आया बस, और कुछ चेंज नहीं हुआ। जैसे ही ए की जगह पे यू आ जाएगा तो हो गया पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु परिवर्तन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? यहां पर ए की जगह क्या आ गया? यू आ गया। क्या आ गया? जैसे ही एक की जगह यू आया तो जो ग्लूटामिक, ये इसको कोड कर रहा था ग्लूटामिक एसिड को, तो अब ये कोड करना बंद कर देगा। और यू आ गया तो ये कोई दूसरी चीज को कोड करेगा, और ये किसको कोड करता है? वेलिन को। तो ग्लूटामिक एमिनो एसिड की जगह पर क्या जाएगा? वेलिन। जैसे ही वेलिन आएगा तो ये जो नॉर्मल आरबीसी है वो किस में चेंज हो जाएंगी? हंसिया आकार हो जाएंगी। ऐसे दराती नहीं होती है, कैसे चपटी हो जाएंगी, और O2 की वहन क्षमता कम हो जाएगी और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। समझ में आई बात? समझ में आई? क्लियर? वापस समझाऊं या समझ में आ गया? आ गया? इसको वापस सुन लो एक बार। ये mRNA की चेन है, mRNA से ही प्रोटीन बनता है। ये मान लो mRNA, ये आगे जाके प्रोटीन बना रहा है। क्या बना रहा है? और ये प्रोटीन है क्योंकि इसमें एमिनो एसिड है। तो mRNA, अगर हम इस टाइम पे हम स्वस्थ हैं, सिकल सेल एनीमिया किसी के नहीं है ना, तो हमारे बीटा श्रृंखला है जो हीमोग्लोबिन की, उसमें 6वें नंबर पर क्या है? ग्लूटामिक एसिड ही है। लेकिन अगर ये चेंज हो जाए, ए की जगह पर यू आ जाए, तो GUG जो है वो किसी नए चीज को कोड करेगा और वेलिन ला देगा, और वेलिन को लाते ही जो नॉर्मल आरबीसी है वो चेंज हो जाएगी किसके अंदर? दातर कोशिका, यानी ऐसी चपटी हो जाएंगी और इसमें O2 की वहन क्षमता कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्लियर बात? समझ में आ गई? ठीक है, चलो बाकी का देखते हैं अभी थोड़ी देर में। कितनी देर का होगा? 10 मिनट और बचे। 8 10 बस।